हेलो स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक में कंसीडर किया था कुछ सिस्टम्स को जिसके रिगार्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी किया था। उसमें से हमारा एक पॉइंट था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए लेट्स स्टार्ट, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो यहाँ पे डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है चार्ज, यानी कि दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन वहां पे हमने बात किया था कि चार्जेस का जो सिस्टम होता है, दो चार्जेस का सिस्टम होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। यानी कि अगर एक आप +5 कूलम आप चार्ज चुनेंगे तो दूसरा जो चार्ज होगा आपका वो होगा -5 कूलम, यानी मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर। ये 5 है, ये भी 5 कूलम होगा, बट पोलैरिटी में अनइक्वल, यानी कि अपोजिट। यानी एक +5 कूलम है तो एक -5 कूलम है। तो क्या है ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक आपका होगा +Q तो दूसरा होगा आपके पास -Q। ये जो सिस्टम बन रहा है आपके पास, ठीक है, और दोनों के बीच एक सर्टेन सेपरेशन होगा। और यहाँ पे ध्यान रखें सेपरेशन जो होता है वो ज्यादा इंड्यूस्ड ना हो, यानी कि ज्यादा इनलार्ज फॉर्म में ना हो। ये एक माइनर सा हमारा दोनों के बीच का सेपरेशन होता है, या बोल सकते हैं आप साधारण भाषा में स्मॉल सेपरेशन होता है। ये आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसी तरीके से हम कंसीडर करते हैं। बट ये जो स्मॉल सेपरेशन है वो एक रेस्पेक्टिव टर्म है, यानी कि हम लोग किसके रिगार्डिंग आप सेपरेशन देखना पसंद करते हैं। अब आप 1 मीटर को कॉरस्पॉन्डिंगली क्या बोलेंगे, ज्यादा डिस्टेंस बोलेंगे या कम डिस्टेंस बोलेंगे, ये मेजर करता है कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बड़े चार्ज के लिए आपके पास रेंज ज्यादा होगा दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट बनाए रखने का, यानी कि जब तक दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में, तब तक हमारे लिए मुश्किल होगा उस सिस्टम को डाइपोल के सीरीज में प्लेस कर पाना। यानी अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे तो दो चार्ज अगर एक सर्टेन सेपरेशन पे सिचुएटेड है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल हमारे पास सीरीज है, यहाँ पे सेपरेशन वो अपने चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और उसके रिगार्डिंग आपका डिस्टेंस क्या हो सकता है। यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और एक सर्टेन दोनों के बीच क्या है हमारे पास सेपरेशन है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस सेपरेशन को हम लोग जनरली 2a से रिप्रेजेंट किया करते हैं। 2a से रिप्रेजेंट करने के पीछे वजह होता है कि अगर आप सेंटर इस दोनों चार्जेस के बीच अगर आप सेंटर पे आ जाए तो सेंटर से हाफ एंड हाफ कैरेक्टराइज करने में आपका ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या मिलेगा a। तो हमारे लिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिप्रेजेंट करना काफी आसान हो जाएगा। इसी वजह से हम जो सेपरेशन है वो 2a को कंसीडर किया करते हैं। अब हमारे पास सर्टेन एग्जांपल्स क्या है, तो मान के चलिए हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो NaCl जब हम लोग लिखते हैं तो जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म बनाता है, Na+ और Cl-। ठीक है, अगर हम लोग इसको मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के रूप में देखें तो एक है आपका सोडियम का मॉलिक्यूल और एक है आपके पास मान के चलिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल। दोनों के बीच दोनों का सेंटर हमने यहाँ पे मान लिया, दोनों को एक्चुअली सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, सेंटर टू सेंटर यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो ये है Na। अब Na के प्लस का मतलब क्या है कि Na के प्लस का मतलब है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला गया। किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। इसलिए
सोडियम आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है, इसी वजह से ये प्लस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या है, लॉस है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जो हमने चार्ज की थ्योरी में पढ़ा था। तो मान के चलिए ये Na प्लस है और ये क्या है हमारे पास Cl माइनस, ठीक है। तो दोनों का चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज होगा प्लस ई, एक प्रोटॉन डेफिशिएंट की वजह से, और ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, तो ये क्या होगा माइनस ई, यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, और सेपरेशन वेरी स्मॉल, क्योंकि ये तो हम लोग एटॉमिक रेंज के अंदर है। जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से हम लोग एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, फिलहाल इस प्लस से इस माइनस के बीच एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड का बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये इंटरेक्शन ही होता है किसी न किसी फिजिकल रूप में, तभी हम उसे क्या बोल पाते हैं, बॉन्ड बोल पाते हैं। तो जब आयंस के बीच बनता है बॉन्ड तो उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उसके बीच के सेपरेशन को हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों को अलग अलग करके थोड़ा सा सेपरेट फॉर्म में बनाए, तो ये है क्लोरीन, तो ये माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, और इस दोनों के बीच का जो ये सिस्टम है आपके पास, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी आयोनिक बॉन्ड्स में जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जाता है। तो हमने क्या सीखा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब एक स्मॉल सेपरेशन से बनते हैं, तो इस सिस्टम को प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी से एक कंसीडरेबल टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए मेजर, इट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये किसी खास इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम के स्ट्रेंथ का मेजर होता है कि वो डाइपोल कितना एफिशिएंट है, कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वो अलग चीज है हमारे पास, बट वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली, जो नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे ये है आपका प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या अज्यूम किया है, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, या डाइपोल मोमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, ये है माइनस से प्लस के तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर क्वांटिटी, जो कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम का स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली इसे हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। एज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं p वेक्टर। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस से लेकर के प्लस की तरफ। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट फॉर्म बनाता है लीनियरली। तो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक मेजर है स्ट्रेंथ का। देन हाउ टू मेजर, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल होता है, चार्जेस का प्रोडक्ट। अब चार्जेस का प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, तो उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, आप +5 कूलम लेंगे तो भी आपका मैग्नीट्यूड 5 है, -5 कूलम लेंगे तो भी आपका मैग्नीट्यूड 5 ही होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड प्रोडक्ट विथ इट्स सेपरेशन, यानी कि Q क्या है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी प्लस माइनस पे हमें डिपेंड नहीं करना है चार्ज की वजह से। और ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन। और ये क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। काफी सिंपल सा हमारे पास असम्पशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करना काफी आसान है। चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जो हमने फॉर्मूला बनाया वो था स्केलर फॉर्म में, बट अगर हम इसे वेक्टर के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें, अगर पर्टिकुलर इस फिगर के लिए हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q मॉड में, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इनटू 2a, और यहाँ पे हम डायरेक्शन फील कर सकते हैं कि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो क्या है, माइनस आई कैप। तो हम यहाँ पे क्या इंड्यूस करेंगे, माइनस आई कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। तो अगर P इज इक्वल टू हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन, तो यहाँ पे एक चीज काफी ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये जो 2 है ये मैथमेटिकल इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैथमेटिकल इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, क्योंकि हमने सेपरेशन को ही 2a माना है। तो अगर आपने सेपरेशन दिया है 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो आपने ये 2a ही 3 पुट करना है। यहाँ पे 2 का कोई एक्सटर्नल यूज आपको नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके पास एक है 5 कूलम, ठीक है, और दूसरा है -5 कूलम। लेट्स से दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। एक हाइपोथेटिकल डेटा है हमारे पास, +5 कूलम और -5 कूलम मिलकर के एक डाइपोल बनाता है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 1 मीटर का। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, P वेक्टर। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो P इक्वल टू हो गया फॉर्मूला Q इंटू 2a। तो Q है हमारे पास 5, चाहे आप प्लस चुने या फिर माइनस, आपको 5 चुनना है यहाँ पे, इंटू आपके पास सेपरेशन क्या है, तो आपका जो 2a है वही क्या है हमारा 1 मीटर। तो आपने बस 1 लिखना है। तो 5 इंटू 1 क्या होगा, वो होगा 5, ठीक है। तो ये 2 आपका मैथमेटिकल इन्फ्लुएंसर नहीं है, अनलेस अगर आपका हाफ सेपरेशन ना दिया हो। अगर आपके पास कंप्लीट सेपरेशन अवेलेबल है +5 से -5 कूलम के बीच का, तो आप 2a के रूप में क्या यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट पे। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा इसका। अब देखिए चार्ज का यूनिट हमने पढ़ा था, ये चार्ज जो है वो क्या चीज में है, कूलम में होता है SI सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कूलम हमने दे रखा था। और 2a क्या है हमारा 1 मीटर। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ये है कूलम मीटर। ध्यान रहे C को आप कैपिटल लिखेंगे और N को आप स्मॉल लिखेंगे। अगर आप जनरलाइज फॉर्म में आप CM को यूज कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर का प्रिटेंशन हो जाएगा, तो जो कि सही नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलम मीटर, इसलिए कैपिटल C मीटर के बीच में एक डैश दे दो तो बेहतर है, नहीं तो कैपिटल C और N चलेगा। तो SI यूनिट क्या हमारा है, SI यूनिट है हमारा कूलम मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम CGS यूनिट के बारे में, CGS यूनिट। अब हमारा जो CGS स्ट्रेंथ है वो हमने पहले भी पढ़ रखा है अपने कूलम के सेक्शन में। तो कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम, ठीक है ना। चार्ज का यूनिट क्या है CGS फॉर्म में, स्टैट कूलम, और मीटर को हम क्या चीज में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। अगर हम लोग दोनों के बीच अगर कोरिलेशन को देखें तो हमारे पास क्या कोरिलेशन आएगा, वो है 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू, अगर हम एक कूलम को अपने स्टैट कूलम या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर में अगर हम बदले तो हम क्या देखेंगे, एक कूलम इज इक्वल टू है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम इनटू, और मीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, चूंकि CGS में C फॉर सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो क्या आएगा हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁻11 स्टैट कूलम सेंटीमीटर। तो ये तो है दोनों के बीच का रिलेशन जो हमने पहले भी पढ़ रखा है हमने। और इसका एक और प्रैक्टिकल फॉर्म में इसका एक और सीरीज होता है जिसे हम बोलते हैं अदर यूनिट। ट्रेडिशनली ये एक ओल्ड यूनिट है जिसे हम बोलते हैं डीबे। ऐसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये भी एक सीरियस ट्रांजिशन ही है हमारा डीबे। और ए 1 डीबे जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 डीबे इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा ये 3.3356 into 10⁻30 कूलम मीटर को। तो ये इसी ट्रांजिशन में अवेलेबल होता है, यानी कि हमने पढ़ा कि एसआई यूनिट क्या होता है कूलम मीटर, सीजीएस यूनिट क्या है हमारा स्टैट कूलम सेंटीमीटर में या फिर ईएससी सेंटीमीटर में। हमने ट्रांजिशन देख लिया, दोनों के बीच का कोरिलेशन कैसा है हमारा। और एक अदर यूनिट है जो सीजीएस ट्रांजिशन के ही है हमारा, जिसे हम बोलते हैं डीबे। और 1 डीबे इज इक्वल टू हमने देखा दिस वन विद द क्वांटिटी। तो यही है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल एज ए सिस्टम के लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए। केमिस्ट्री में हमने पहले भी पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कर रहे हैं। अब है डाइपोल मोमेंट का मॉलिक्यूलर असेंबली को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सेट कर सकते हैं जहाँ पे हम काफी आसानी से समझ पाएंगे इस स्ट्रेंथ को। चलिए हम एग्जांपल में NaCl के अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है हमारा H2O वाटर। अब हाइड्रोजन हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है हमारे पास, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 8 है और एटॉमिक मास उसका 16 है। तो यानी कि ट्रेडिशनली देखें तो ऑक्सीजन का जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो हाइड्रोजन से काफी बड़ा होगा। और इसके बीच के जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ को बोले तो आपने हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशन में केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है, तो इसे आप बोल सकते हैं H+। ये भी आपके लिए क्या है H+, और ये क्या है ऑक्सीजन की निगेटिविटी जनरली क्या होती है -2। तो अगर हम बात करें -2 में से एक माइनस को आप चुने, एक माइनस और एक प्लस, यानी हाइड्रोजन का एक प्लस और ऑक्सीजन का एक माइनस मिलकर के एक डाइपोल क्रिएट करेगा माइनस से प्लस के डायरेक्शन में इस तरह, ओके। एंड फिर ऑक्सीजन का जो सेकंड माइनस है हमारा वो हाइड्रोजन के इस पॉजिटिव के साथ एक और डायरेक्शन क्रिएट करेगा इस तरफ, यानी ये दोनों डाइपोल्स इंडिविजुअल चार्जेस के लिए हमने यहाँ पे बनाया। अब दोनों के बीच का एक सर्टेन एंगल है जिसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो इसके बीच एक रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच अगर एक सर्टेन एंगल है तो इसके बीच क्या आता है एक नेट आता है। तो ये क्या आएगा P नेट, और ये P नेट क्या होगा आपका, यही P नेट होगा आपका रेगुलर क्या बोलेंगे डाइपोल मोमेंट आप इसे बोल सकते हैं। तो यानी कि जहां भी पोलराइजेशन की पॉसिबिलिटी है, पोलर फॉर्म की पॉसिबिलिटी है, वहां पे हमारा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे हम लोग, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही पाया जाता है। तो ये है ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमने क्वेश्चन भी देखा है। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेशन है, तो अलग अलग सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच रिलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक सेगमेंट है वो क्या है, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच काफी बार क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में
कि दोनों के बीच एक रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे और कितना प्रोड्यूस कर रहा है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जनरलाइज्ड 2 केस और कन्वेंशनली 3 केस यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। जनरलाइज्ड तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 लेजर फॉर्म्स है हमारे पास, और एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, और एक जो हमारे पास कन्वेंशनल थ्री है तो वो इन दोनों के साथ एक और ऐड हो जाएगा जो किसी एंगल पे हम लोग टर्म आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, वो होगा हमारा सेगमेंट, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सियल लाइन का मतलब है अपने एक्सिस को बनाए रखना। जैसे यहाँ पे हम लोग एक कॉमन फिगर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -q, ये है आपका +q और ये है आपका एक्सिस, ठीक है। तो इसी एक्सियल लाइन पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। आप इधर फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, बट जब आपका बात है एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन बेसिकली आपका आउटवर्ड मेथड होगा, यानी कि इस सिस्टम से आउटवर्ड सेपरेशन की तरफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक, आप पॉइंट का नाम ओ मान लीजिए, क्योंकि P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके P ना लिख करके हमने यहाँ पे O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है हमारा सेंटर, तो इसे हम C रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो हम लोग को कहाँ पे फाइंड आउट करना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो O पॉइंट पे। O कहाँ है आपका, इस पोजीशन को हम मान रहे हैं। अब दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या पढ़ा है, 2a, जिसमें हाफ और हाफ सेक्शन जो है मेरा वो कितने का है, a का, और इस सेंटर से इस पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन, वो हम लोग अज्यूम करते हैं d, स्मॉल d। तो हम देखेंगे कि आपका -q से O पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, यहां से लेके a प्लस d, यानी a प्लस d, और फिर +q से इस O पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, वो है d माइनस a, ठीक है ना, d माइनस a। तो फिर ये सेक्शन आ जाएगा आपका d माइनस a। तो ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस। अब हमने बनाना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका आउटवर्ड होता है। तो इस +q की वजह से, इस +q की वजह से O पर अगर आपका डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप किधर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर निकलते हुए, ठीक है ना, तो बाहर निकलते हुए। तो ये है आपका ई वेक्टर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, E प्लस, क्योंकि हम प्लस वाले की वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 1 भी मान सकते हैं, A भी, कुछ भी आप मान सकते हैं, प्लस वाले के लिए है, इस वजह से मैंने प्लस माना है। फिर माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस चार्ज के इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, यानी माइनस चार्ज के अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से। तो यानी इस O पॉइंट पे इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, ये हुआ, ये माइनस इसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये E प्लस इस प्लस की वजह से है हमारा डायरेक्शन। और दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली विथड्रॉ कर सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 180 डिग्री। और 180 डिग्री के लिए हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के लिए जो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था, a माइनस बी। बेसिकली हम लोग कभी कभी यहाँ मॉड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि a का मैग्नीट्यूड बड़ा है या b का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो जो हमारा जब हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से बचने के लिए हम यहाँ पे मॉड सीरीज का यूज कर लिया करते हैं। या फिर हम इसे वेक्टर ट्रांजिशन के रूप में भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही बना सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सियल लाइन को हम लोग वेक्टर से सॉल्व कर लेंगे, और इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग जनरल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे हम लोग वेक्टर ट्रांजिशन के रूप में ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे ई नेट जो होगा आपका, ई नेट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे,
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर दोनों को ऐड कर देना है आपने। चूंकि हमने यहाँ पे एडिशन लेना है तो यहाँ पे एंगल खुद ब खुद यहाँ पे जस्टिफाई हम लोग कर लेंगे। तो ई नेट क्या होगा आपका? ई नेट क्या है? ये ई नेट आपका बेसिकली ई एक्सियल है, यानी कि एक्सियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड है। मान के चलिए ई प्लस इस तरफ है, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और माइनस ई माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में डोमिनेट कौन करेगा, यानी कि ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा? तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला था कि Q/R²। तो जिसका चार्ज बड़ा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, तो फिर हमने क्या देख लेना है? सेपरेशन देखना है। तो जिसका सेपरेशन छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो सेपरेशन किसका छोटा है? तो प्लस Q के लिए सेपरेशन है D माइनस A और माइनस Q के लिए सेपरेशन है D प्लस A या A प्लस D। हम लोग कॉमन फॉर्म में लिखते हैं। तो ज्यादा छोटा सेपरेशन किसका है? तो प्लस वाले चार्ज का। तो मैथमेटिकली जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव के लिए, इसके लिए वो क्या होगा? प्रीडोमिनेंट होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो आपका जो नेट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होगा वो होगा प्लस के डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसे हम रेगुलर फॉर्म में असेंबल भी कर लेंगे, तो अभी उस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ई नेट क्या है आपके पास? E प्लस, और E प्लस का फॉर्मूला क्या है? Q/R², ठीक है। अब सेपरेशन का स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो E प्लस का सेपरेशन क्या है? E प्लस का सेपरेशन है D माइनस A। तो D माइनस A का होल स्क्वायर, चूंकि R का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, और चूंकि ये हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वेक्टर से लिखेंगे तो प्लस I, यानी कि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि I कैप में, यानी कि I कैप में है हमारा। और फिर देंगे हम प्लस E माइनस क्या होगा हमारा? K Q/R²। तो R क्या है सेपरेशन? तो D प्लस A, D प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? अब E माइनस का डायरेक्शन क्या है? माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस I कैप के साथ, ठीक है, माइनस I कैप के साथ। तो इस दोनों ही क्वांटिटी में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? ये कॉमन ले सकते हैं और Q को हम यहाँ पे आसानी से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा 1/D माइनस A का होल स्क्वायर I कैप में। तो I कैप दोनों में ही, इस वजह से हम यहाँ पे कॉमन लेके बाहर की तरफ इसे शिफ्ट कर देंगे। फिर इस माइनस को जब आप इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कहीं क्या आएगा? माइनस 1/D प्लस A का होल स्क्वायर, D प्लस A का होल स्क्वायर। इसे ही सॉल्व करना है हमने K Q। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो A, अच्छा, स्क्वायर को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मेट लेंगे, यानी कि स्क्वायर को अगर हम लोग उम्मीद करके रखें तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे हम? D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। पर चूंकि दोनों पे स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ एक स्क्वायर इंड्यूस कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग इस तरफ, यानी कि D प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई D माइनस A का होल स्क्वायर I कैप, देन K Q, ये है आपका D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे आप ब्रेक कर लें D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2DA में, और ये माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें माइनस D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस 2AB फॉर्मूला होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2DA I कैप। यहाँ पे क्रॉस आउट क्या है हमारे पास? A स्क्वायर से माइनस A स्क्वायर, D स्क्वायर से माइनस D स्क्वायर। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या है फिलहाल? K
Q 2dA plus 2dA is equal to 4dA 4dA by d square minus a square का होल स्क्वायर I कैप इज इक्वल टू K Q। अब आप इसे असेंबल कर लें, ये क्या है E नेट, क्लियर। अब हमें यहाँ पे इसको असेंबली बना देंगे E नेट के साथ, क्या है K Q, ठीक है। अब आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं K 2 इंटू Q इंटू और एक 2 को A के साथ रिप्लेस करते हैं 2A इंटू D, ठीक है। आप इस टर्म को मल्टीप्लाई के साथ इस तरह ब्रेक कर सकते हैं d स्क्वायर बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है आपके पास I कैप। अब यहाँ पे जब हम लोग अगर इसको लोग ब्रैकेट ले ले तो Q इंटू 2A क्या है, तो Q इंटू 2A है हमारा डाइपोल मोमेंट, ये क्या होगा आपके पास 2, ये क्या है P और ये क्या है D बाई D स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म। अगर आप K को अगर आप अपने कांस्टेंट में ब्रेकआउट ले ले, ब्रेक थ्रू ले ले यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म बनेगा यहाँ पे। तो ये है और आई कैप यहाँ पे था, तो आप आई कैप यहाँ लिखे रहे। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है यानी P है वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब P का डायरेक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो -Q और +Q के बीच आपका डाइपोल मोमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। एग्जाम में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि -Q आपका लेफ्ट साइड में बने और +Q आपका राइट साइड में बने, तो बनाना थोड़ा आसान होता है डायरेक्शन वाइज। तो यानी कि P का डायरेक्शन क्या है, P का डायरेक्शन है प्लस I कैप का डायरेक्शन, यानी x एक्सिस की तरफ, प्लस x एक्सिस की तरफ। तो जब आप P और I को हम लोग कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, P और I को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा P नेट। अब P नेट को हम चूंकि एक्सियल लाइन में ही डिस्कवर कर रहे थे, इस वजह से हम लोग इसको एक्सियल लिखते हैं। P नेट को ही हमने क्या लिखा P एक्सियल, ठीक है। अब क्या है 2 और P I कैप का डायरेक्शन जस्टिफाइड है चूंकि प्लस x एक्सिस की तरफ है, तो हम इसको P वेक्टर यूज कर सकते हैं। P वेक्टर D बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह है आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एक्सियल और P का जो डायरेक्शन है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दोनों प्लस में ही है हमारा, E भी आपका प्लस की तरफ है, I कैप में है यानी कि प्लस x एक्सिस की तरफ है, और P का भी डायरेक्शन क्या है प्लस x एक्सिस की तरफ है, यानी यहाँ पे P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया सेम आ गया। यानी हमने पहले ही बनाया था कि जो हमारा नेट होगा वो प्लस x एक्सिस की तरफ लाई करेगा, तो ये था आपका E एक्सियल इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब है एक कंडीशन हमारा जिसे हम बोलते हैं आइडियल या शॉर्ट आइडियल और शॉर्ट डाइपोल। तो आप नाम से शॉर्ट डाइपोल के नाम से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट इन व्हाट, शॉर्ट इन लेंथ, यानी कि जब दो चार्जेस बहुत कम सेपरेशन से अगर सेपरेटेड हो, ठीक है ना, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन हो दो चार्जेस के सिस्टम के बीच, तब वैसे डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, वैसे डाइपोल को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल का केस।
ठीक है। अब ऐसे केस में आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल के केस में बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म है कि जो हमारा सेपरेशन होता है चार्जेस के बीच वो बहुत छोटा होता है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो 2a है हमारा, इन दोनों के बीच जो हमारा 2a था वो क्या था, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो अगर 2a हमारा बहुत छोटा होगा तो a भी बहुत छोटा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम क्या लिख सकते हैं, a जो है यानी कि d जो होगा वो आपको बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, a से, यानी a इज वेरी 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 स्मॉलर देन d। सो अगर ऐसा केस हमने विजुअलाइज किया जहां पे d बहुत बड़ा है a से, तो हम d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर जब हमारा बहुत छोटा है, a छोटा है, तो a स्क्वायर भी काफी छोटा होगा मैग्नीट्यूड में और d स्क्वायर काफी बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में। तो इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली हम क्या यूज कर सकते हैं, d स्क्वायर के रूप में, यानी a स्क्वायर को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी रीजन में यानी आइडियल डाइपोल की वजह से अगर हम एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2p वेक्टर d बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे 2 और 4 को यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट के रूप में यूज होता है हमारा। तो वैल्यू डालने में ज्यादा इजी होता है जब आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही यूज करते हैं। तो a स्क्वायर को आप अगर रिलीज करेंगे तो स्क्वायर इनटू 2 क्या हो जाएगा, d के पावर 4, ठीक है। तो एक्सियल लाइन में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2p वेक्टर, एक d से एक d आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d क्यूब। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। तो हमारे पास दो केस था, एक था जनरल डाइपोल और एक था हमारा आइडियल डाइपोल। दोनों में ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आपको आइडियल डाइपोल या डाइपोल बोल करके अगर क्वेश्चन ना दे तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे डी और ए को, ठीक है। अगर डी ए से बहुत बड़ा ना हो अगर, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग विजुअलाइज करते हैं 2a हमारा है 4 सेंटीमीटर का और आपका जो सेपरेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो है आपका मान के चलिए 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर के आगे 4 सेंटीमीटर, या अगर आप a के रूप में यूज करें 2a हमारा है एक्चुअली 4 सेंटीमीटर, लेकिन a भी कंसीडर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो 10 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है। ये क्वांटिटी में बहुत बड़े का डिफरेंस नहीं है, बड़ा है बट बहुत बड़े का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी कि रेगुलर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेगुलर डाइपोल के वजह से निकालने के लिए होता है। लेकिन अगर आपके पास डाइपोल अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि डाइपोल का जो सेपरेशन है, लेकिन आपका d 1 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब 2 सेंटीमीटर यानी कि जब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है तो आपका a कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के लिए आपका 1000 सेंटीमीटर क्या है, बहुत बहुत बड़ा है। वैसे केस में आप ऊपर वाले फॉर्मूला को ना यूज करते हुए आप अपने आइडियल या शॉर्ट डाइपोल वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास, उसको बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो है एक्सियल लाइन के केस में जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी होता है वो 1/d³ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। यानी जैसे कि चार्ट में हम लोग पढ़ते हैं नीचे r स्क्वायर यानी सेपरेशन का स्क्वायर, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या फिर 1/r स्क्वायर। तो जबकि ये डाइपोल के केस में वो क्या होगा 1/d³। d भी यहाँ पे एक सेपरेशन ही है, तो वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सेपरेशन के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल में। तो यही एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है आज तक बोर्ड्स एग्जाम में कि प्रोपोर्शनलिटी कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या है 1/r² के प्रोपोर्शन होता है, बट डाइपोल के केस में ये प्रोपोर्शनलिटी बदलता है और वो होता है r³ आप बोल लीजिए या फिर d³ आप यहाँ पे प्रिटेंड कर लीजिए इस चीज को। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। होप काफी अच्छे से समझ में आया हो आपको। ये हमने वेक्टर एनालिसिस में ही इस क्वेश्चन को ब्रेक थ्रू लिया था। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड फेज की तरफ।
यानी अब जो है हमारा वो है सेकेंड नंबर पॉइंट, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन, तो अब हमें इक्वेटोरियल लाइन के रिगार्डिंग अपने डाइपोल को सॉल्व करना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं अपना सबसे पहले डाइपोल। हमेशा एग्जाम में कोशिश करें माइनस क्यू आपका पहले बने और प्लस क्यू आप बाद में बने। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो वर्ड है आपका इक्वेटोरियल, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री और बाइसेक्टर मींस बाइसेक्टर मींस हाफ एंड हाफ। यहाँ पे उसको पार्टीशन दिया जा रहा है, यानी कि हाफ एंड हाफ पार्टीशन। तो अगर दोनों के बीच का सेपरेशन हम हमेशा से 2a हम यूज करते हैं, तो हाफ एंड हाफ पोर्शन क्या होगा आपके लिए? ये होगा a और ये भी होगा आपके लिए क्या? a। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हम अज्यूम करते हैं d, ठीक है ना। सेंटर से अपने पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम अज्यूम करते हैं d, और इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग मानते हैं o, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माना था। और सेंटर को हम क्या मानते हैं? c। अब उस o पॉइंट पे इस दोनों सिस्टम की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो प्लस की वजह से, प्लस क्यू की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी E प्लस वेक्टर। और माइनस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर की तरफ होगा, यानी कि E माइनस वेक्टर। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है हमारा? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या और साथ में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अगर एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा। और अगर हम इस साइड के बारे में देखें, इस प्लस क्यू से लेकर के इस पॉइंट ओ के बीच का साइड, या फिर इस माइनस क्यू से लेकर इस पॉइंट ओ के बीच का जो साइड का जो लेंथ है आपका, वो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये a है और ये आपका d है, तो ये क्या होगा? d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये लेंथ भी आपका क्या है? ये लेंथ भी है आपका रूट अंडर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और यही रिजल्टेंट आपका जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सिंपल सा है। ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा, और आप थीटा यहाँ पे बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आसानी से इसको रिजॉल्व करके भी बना सकते हैं। मान के चलिए ओ पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये तो हमें क्लियरली यहाँ पे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो हमने लिखा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का जो सेपरेशन है, चाहे प्लस क्यू से इसके बीच का डिस्टेंस हो, चाहे माइनस क्यू से इस ओ के बीच का डिस्टेंस हो, वो दोनों क्या है? रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं? प्लस वाले को भी, यानी E प्लस इज इक्वल टू E माइनस को आप क्या प्रिटेंड कर ले? E आप प्रिटेंड कर ले। ये है आपका E, ठीक है। तो दोनों का, और ये लाइन था, ये था एंगल थीटा, और ये था एंगल आपका थीटा। अब देखिए, जिधर से एंगल प्रोजेक्ट होता है वो हमारा कॉस का कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं इस तरफ, तो ये क्या होगा? E cos थीटा। फिर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल से इस फॉर्म में, तो फिर से क्या आएगा आपका? E cos थीटा ही अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो यानी E cos थीटा प्लस E cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2E cos थीटा। अब इस E को अगर जिधर इस तरफ अगर हम प्रोजेक्ट करें, जिधर से एंगल सस्टेंशन हमने क्रिएट नहीं किया है, वो क्या होता है? E sin थीटा। और इसका भी अगर पोटेंशियल इधर हम लोग डिस्कवर करें, तो ये भी क्या है हमारे पास? E sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेगा, और इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा टोटल सिस्टम में? 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लिया। यानी हमारे पास केवल और केवल क्या सिस्टम बचा? 2E cos थीटा, ठीक है। तो
तो जो हमारे पास ई इक्विटोरियल है वो बेसिकली क्या है आपके पास, वो है 2e cos थीटा। अब ये जो e है वो आप प्लस वाला भी ले सकते हैं और या माइनस वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो e का फॉर्मूला क्या है अपने पास, वो है k क्यूब बाई आर स्क्वायर, यानी सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन क्या है हमारे पास, सेपरेशन है हमारे पास यहाँ से यहाँ का सेपरेशन या यहाँ से यहाँ का सेपरेशन, वो है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसे आप आर मान लीजिए सेपरेशन को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर जो आपका कॉमन फॉर्मेट है। फिर cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है आपका, ये यानी कि a, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो गया आपका a और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका r, तो ये लिखा हमने r। फिर आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा अपने पास 2, के को ब्रेक थ्रू आप यहाँ पे ले ले, 2 को a के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2a, और k को ब्रेक थ्रू ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के केस में, और आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा r की पावर 3, r क्यूब का फॉर्म बन रहा है हमारे पास। हम लोग इस क्वेश्चन को वेक्टर में फॉर्म नहीं बना रहे, हम लोग रिजॉल्व करके इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेक्टर का साइन या फिर वेक्टर की असेंबली नहीं है, वो हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। q इंटू 2a क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट p स्मॉल p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पे देखिए r हमने क्या माना था, r हमने माना था रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा क्यूब। अब रूट का क्या है मतलब, रूट का मतलब है पावर में 1/2 करना, तो इसे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट O ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो ये काफी आसानी से हमने इसे बना लिया हम लोगों ने। अब इसको अगर हम लोग वेक्टर ट्रांजिशन के अंदर देखें कि वेक्टर से कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख पाएंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन बनाएंगे सबसे पहले, तो प्लस जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ क्या है हमारा p वेक्टर। तो आप देख सकते हैं p वेक्टर का डायरेक्शन है प्लस x एक्सिस, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है माइनस x एक्सिस। दोनों बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो नेगेटिव वेक्टर से यहाँ ट्रीटमेंट में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, e वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन को अपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ भी एक, ये कौन सा केस है, ये है जनरल डाइपोल का, ये है जनरल डाइपोल का केस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट के आइडियल डाइपोल के बारे में, आइडियल या फिर शॉर्ट डाइपोल के केस के बारे में, तो क्या देखेंगे हम, फिर से जो D का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, A से, यानी कि जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो जैसे A छोटा होगा D उसके कॉरस्पॉन्डिंगली काफी बड़ा मान लिया जाएगा, यानी कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। सो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, जब A काफी छोटा है तो उसे नेग्लेक्ट करके D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, केवल D स्क्वायर। अब इसी D स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, सो E इक्वेटोरियल हमने वेक्टर में ही वापस आ जाना है, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A स्क्वायर को जैसे हम लोग उम्मीद करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्रॉस आउट होगा, और आपके पास क्या बचेगा, D के पावर 3 यानी कि D क्यूब का फॉर्म। तो ये रहा आपका क्या, D क्यूब का फॉर्म। यहाँ भी हमने देखा कि जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन यानी कि डाइपोल के लिए फिर से हमारा जो
डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो क्या है, इनवर्स ऑफ क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, या फिर ऑप्शन में आपके पास आर क्यूब भी अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे, तो आर क्यूब आप हम यूज करेंगे। ध्यान दें वर्ड ये नहीं है, वर्ड ये अगर यूज हो रहा हो तो ये सेपरेशन, सिंपल सा बात है, डिस्टेंस का होल क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब आप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों का ही हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इस फॉर्मूला को यूज कब करना है, जब डी और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा ना हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था। और यहाँ ये कब यूज करना है आपने, जब ए और डी के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस हो, यानी कि डी काफी बड़ा हो ए से। एग्जाम में आइडियल डाइपोल का केस आपको बोल के नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में आपके खुद कंपेयर करना है डी और ए के बीच। अगर डी ए को आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, और कंपैरिजन अगर आपका बहुत बहुत बड़ा नहीं है तो आप इसे यूज ना करें, आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और अगर सेपरेशन यानी कि ए चार्जेस के सेपरेशन के मुकाबले आपका अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब आपने ये यूज करना है फॉर्मूला। और दोनों का डिपेंडेंसी जो है वो इनवर्सली क्या है, क्यूब के सेपरेशन के सेपरेशन नहीं डिस्टेंस के क्यूब के रूप में। तो यहाँ पर एक और रिलेशन है कि क्या एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे से कोरिलेट हो सकता है, तो आंसर है यस, बिल्कुल। यहाँ पे हम अपने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर सकते हैं एक सिस्टम के लिए। जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कभी कभी कुछ फॉर्म्स को बनाने का, जैसे रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल फॉर ए कॉमन डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉमन डाइपोल मींस एक ही सिस्टम के लिए, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था हमारा, वो था जो पार्ट ए में हमने किया था एक्सियल वेक्टर, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या था, हाफ पोर्शन से माइनस से प्लस की तरफ, यानी इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। बट हमारा इक्वेटोरियल ये क्या है हमारा, ये है एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, और दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमने इधर बनाया था। और ये क्या था हमारा, ये पोजीशन फिलहाल किसके लिए हमारे पास, ये है इक्वेटोरियल के लिए, और इसका कंडीशन क्या होगा, ई इक्वेटोरियल का वेक्टर, यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट एसोसिएशन में। तो पहला ई, अच्छा दोनों का फॉर्मूला पहले हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ का सेपरेशन भी अगर डी हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ का सेपरेशन भी क्या हम मानेंगे, डी, यानी कॉमन सिस्टम के केस में हम मानेंगे ये सेपरेशन भी डी, यानी कि ये डिस्टेंस भी डी और ये डिस्टेंस भी, यहाँ से ये है पॉइंट हमारा सी, ये है ओ इक्वेटोरियल के लिए और ये है ओ एक्सियल के लिए। तो सी ओ दोनों का बराबर होना चाहिए, डी और डी। तो ई इक्वेटोरियल का हमने क्या फॉर्मूला बनाया, 2p बाय, अगर हमारा कंपैरिजन आइडियल के साथ हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे dq यूज करते हैं, ये सॉरी ये एक्सियल के लिए था, और इक्वेटोरियल के लिए क्या था हमारा, इक्वेटोरियल के लिए था p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, p स्मॉल रहे तो बेहतर है। तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, पहला रिलेशन कि जो हमारा एक्सियल लाइन है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट इक्वेटोरियल लाइन की वजह से होता है, यानी एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है। यानी अगर आपको एग्जाम में अगर ये 50 दिया है, 50 न्यूटन पर कूलम दिया है, तो एक्सियल पूछ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बोल दे, या फिर अगर इक्वेटोरियल आपने दिया है 100, तो अगर आपने एक्सियल दिया है 100 तो आप 2 से डिवाइड करके आप 50 बोल सकते हैं इक्वेटोरियल का, डायरेक्ट आप बना पाएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो सेकंड
क्या है, सेकंड है वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर देखें तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस ई इक्वेटोरियल वेक्टर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस के साथ, और अगर आपने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों के बीच। अब यहाँ पे एक और पार्शियल क्वेश्चन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर, इसके लिए हम लोग मोनोचार्ज मतलब क्या होगा, सिंगल चार्ज। ई का प्रोपोर्शनलिटी क्या है आपका 1/r³ का, एंड फॉर डाइपोल, डाइपोल के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी क्या देखा 1/d³। क्लियर है? तो वो d क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन टर्म है सेपरेशन का, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हम इसे यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, r ही बोलेंगे। मोनोचार्ज के लिए r² का है, और डाइपोल के लिए क्या प्रोपोर्शनलिटी हमने देखा, वो 1/r³ का देखा। यहाँ r और d के लिए हम यहाँ पे कॉमन मान के चलते हैं। तो यहाँ पे शार्प डिक्रीमेंट क्या आएगा, तो क्या which system एक्चुअली इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच फॉर्म decreases sharply with distance। यानी कि किस फॉर्म में, डाइपोल के फॉर्म में या मोनोचार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका तेजी से डिक्रीज होगा सेपरेशन बढ़ाने के साथ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हमने दोनों ही फॉर्म्स को अगर डबल कर दिया, तो जो मोनोचार्ज का फॉर्म है वो क्या हो जाएगा 1/4r², यानी कि हमने सेपरेशन को डबल कर दिया जस्ट। और जो हमारा डाइपोल का केस है, अगर यहाँ पे हम इसकी जगह 2r यूज करते तो 2 का क्यूब क्या होगा 8r³। तो ज्यादा तेजी से फॉर्म कौन कर रहा है, वो है डाइपोल का केस। चूंकि डाइपोल का केस क्यूब के फॉर्मेशन से है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डाइपोल की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो तेजी से डाउन होगा। यानी कि जैसे जैसे आप अपनी दूरी बढ़ाएंगे डाइपोल के सीरीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तेजी से गिरेगा, तेजी से कम होगा करेगा अपना मैग्नीट्यूड, चाहे वो इक्वेटोरियल हो चाहे वो एक्सियल हो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तेजी से कम होगा। लेकिन अगर मोनोचार्ज होगा यानी कि सिंगल चार्ज होता है, केवल क्यूब हो आपके पास, और तब अगर आप सेपरेशन पे चेक कर रहे हो तो आपका जो आपका डिक्रीमेंट यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्स स्क्वायर रूल यहाँ भी यूज होता है, लेकिन ये जो फॉल होगा इसका जो डिक्रीमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा। ये यानी कि सेपरेशन को डबल बढ़ाएंगे तो ये 4 टाइम्स कम होगा मोनोचार्ज के केस में, यानी कि सिंगल चार्ज के केस में, जबकि डाइपोल के केस में यानी कि इस सिस्टम के केस में आपका 8 गुना तक कम होगा आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ये है दोनों के बीच का कॉमन क्वेश्चन, यानी कि हमने देखा एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन, और यहाँ पे मोनोचार्ज और डाइपोल के केस का जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट आप बोल सकते हैं उसके बीच का कंडीशन। अब है हमारे पास थर्ड इवैल्यूएशन। थर्ड इवैल्यूएशन क्या है कि मान के चलिए पोजीशन हमारा ना तो इक्वेटोरियल हो और ना तो हमारा एक्सियल हो, तब हम कैसे बनाएंगे। मान के चलिए एक चार्ज है -q और ये है आपका +q, ठीक है। ये एक सिस्टम है, ये एक्सिस यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इक्वेटोरियल का पोजीशन होता, ये हमारा इक्वेटोरियल का पोजीशन होता, और ये हमारा एक्सियल का लाइन था, ठीक है। हमने दोनों ही जगह नहीं निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल क्या है, डाइपोल है आपका माइनस है प्लस की तरफ, ये आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये था हमारा इक्वेटोरियल, ये था हमारा एक्सियल, ना तो हम एक्सियल पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने,
ना तो हम अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहे हैं निकालने। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी पॉइंट को कंसर्न कर रहे हैं ओ यहाँ पे। तब हम कैसे निकालेंगे डाइपोल अपना, तो इसके लिए बहुत कॉमन फॉर्म को यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस P को, यानी कि ये जो हमारा P वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये जो आपका एंगल है, मान के चलिए कितना एंगल क्या है, तो ये एंगल था हमारा लेट्स से थीटा, ठीक। तो इस P यानी P को अगर हम लोग इसी फॉर्म में बनाए, हाफ पोर्शन पे ही बनाए, बस इसी को अगर हम लोग P इवैल्यूएट करें, बस इंक्रीज कर रहे हैं फिगर वाइज, क्लियर होगा हमारे पास। ये P है, तो इसका एक वेक्टर इस लाइन पे बना देंगे हम। तो जिधर से एंगल सस्टेन करता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, cos थीटा के कंपोनेंट में होता है, यानी ये होगा P cos थीटा के कंपोनेंट में, और ये जो आपका लाइन होगा ये होगा आपका P sin थीटा के कंपोनेंट के रूप में, क्योंकि यहाँ से इवैल्यूएशन नहीं है और ये दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये P cos थीटा है, ये आपका P sin थीटा है। तो यहाँ पे एक चीज इवैल्यूएट करना है कि जो हमारा एक्सियल लाइन था, एक्सियल लाइन में डाइपोल का डायरेक्शन, एक्सियल लाइन में यानी फर्स्ट केस में हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और जो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन था वो क्या कॉमन था, सेम था, ठीक है। जब सेम था तो इस तरफ जो आपका नेट आएगा, ये जो नेट आएगा वो कौन सा क्रिएट होगा, उसका एक्सियल फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हमने देखा था कि जो इक्वेटोरियल था, इक्वेटोरियल के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, जस्ट अपोजिट था। तो इसका जस्ट अपोजिट किधर होगा, इधर, ठीक है, इधर इस तरफ। तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग बनाए तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग किधर बनाएंगे, इस तरफ। इसका इससे बिल्कुल इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। ये कौन सा होगा, ये है हमारा कंडीशन किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और ये कौन सा कंडीशन होगा मेरा एक्सियल के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो नेट आएगा हमारा, नेट आएगा वही होगा हमारा किसी भी पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जो कि थीटा डिग्री पे है, इसके बीच का इलेक्ट्रिक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो काफी आसानी से इन दोनों लाइन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों 90 डिग्री है और दोनों के बीच का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ हमारा कंसीडर किया जाएगा। अब ये सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, ई नेट। अब ई नेट क्या है, ई नेट है हमारा, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्सियल का स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों के बीच एक्सियल, यानी कि एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अब हमने दोनों की वैल्यू यूज कर लेंगे जो हमने पढ़ा है। आइडियल के केस को ही हम लोग यहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है एक्सियल का फॉर्मूला 2p, ठीक है, 2p by 4 pi epsilon naught d क्यूब। इस सेपरेशन को यहां से लेके यहां के सेपरेशन को हम क्या यूज करेंगे, d यूज करते हैं। ये हमने जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ा है का स्क्वायर, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर, बट यहाँ पे जो डाइपोल है आपका एक्सियल के लिए वो कौन सा है, वो है आपका p cos थीटा, क्योंकि एक्सियल के लिए p जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो आपका ये p यूज नहीं होगा, उसका कंपोनेंट यूज होगा p cos थीटा एक्सियल के साथ। तो आपने p की जगह क्या लिखना है, p cos थीटा। सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए हमने क्या पढ़ा था, p by 4 pi epsilon naught d के पावर 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उल्टा डायरेक्शन बनाना है हमने p का, तो इस इक्वेटोरियल का उल्टा कौन है हमारा, जस्ट p sin थीटा। तो आपने p ना यूज करके क्या यूज करना है, p sin थीटा। तो e नेट क्या होगा आपके पास, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कौन कौन सा चीज कॉमन आएगा आपके पास, p स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर, रूट से आप बाहर निकाल सकते हैं p, ठीक है, और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ये आपका कॉमन लग करके अगर हम रूट से बाहर ले सकते हैं। फिर रूट अंडर
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब। ठीक है, इसको आप क्या करें, अरेंज कर ले तो याद रखने में ये आसानी होगी इसको। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा को आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह है ई नेट। किसी भी एंगल पे अगर आप एक्सियल इक्वेटोरियल के अलावा भी किसी एंगल पे अगर आपने यूज करना है तो आप इस फॉर्मूला को बेशक यूज कर सकते हैं। एक्सियल लाइन के लिए आपने थीटा क्या यूज करना था, 0। जैसे इसको एक हम लोग एक एग्जांपल के जरिए हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक्सियल लाइन के लिए जो डायरेक्शन था वो ये था हमारा, ठीक है ना, जो हमने कॉमन बनाया था फॉर एक्सियल लाइन। अब यहाँ पे ये भी चीज है कि भाई एंगल किससे नाप रहे हैं हम लोग, तो एंगल नाप रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाइड फॉर्म में p का डिस्टेंस के साथ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे असेंबली यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा आपने डालना है 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1। तो cos स्क्वायर 0 यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा आपके पास 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा आपके पास 2। तो आप मल्टीप्लाई करें तो ई एक्सियल के लिए जो नेट होगा वो क्या बन गया, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब। बिल्कुल सिंपल है। और इक्वेटोरियल के लिए क्या आएगा, फॉर इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या यूज करना है आपने, 90 डिग्री p और d के लिए जो थीटा होगा, थीटा वो क्या है d एंड p, यानी हमने जो कॉमन सीरीज लिया था, p हुआ p वेक्टर, d हुआ सेपरेशन यानी डिस्टेंस जिसे हमने बोला है। इक्वेटोरियल अगर आपने थीटा 90 डाला तो cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, बचेगा 1। तो रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा आपको सीधा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब। यानी ये हमारा शॉर्टकट है फार्मूला का, जब आप किसी भी एंगल पे आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं उस डाइपोल के लिए। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और भी आप किसी पोजीशन को ज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बशर्ते वहां पर बस वेक्टर कंडीशन को आप यहाँ पे ध्यान रखें और आप हर एक पोजीशन को सॉल्व कर पाएंगे जस्ट ड्यू टू वेक्टर असेंबली। वेक्टर एडिशन करके आप किसी भी पोजीशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। काफी आसान होता है, अगर इसे आप एज ए मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन के तौर पे अगर पॉइंट कंसीडर करके बनाए तो काफी आसान हो जाएगा इसको बनाना, चाहे फॉर्मेट कोई सा भी क्यों ना हो। ध्यान रहे, अगर आपने वेक्टर में बनाना है तो आप शुरू से वेक्टर में इसको यूज करते हुए बनाएं। अगर आपने वेक्टर नहीं बनाना है तो आप रिजल्टेंट पे डायरेक्ट चले जाएं वहां पे और केवल रिजल्टेंट को यूज करें और बाद में डायरेक्शन को वहां पे असेंबल कर लें। वही बेहतर टेक्निक होता है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो वेक्टर टू मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड टू वेक्टर डायरेक्ट ट्रांजिशन में नहीं लेना चाहिए। आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से या तो वेक्टर में बना लीजिए या तो मैग्नीट्यूड में बना लीजिए सेपरेटली। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। थैंक यू।